नमस्कार, संवाद पार्थ के साथ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं भविष्यवाणियां करूंगा, न कि किसी राजनीतिक मुद्दे की समीक्षा। आज की भविष्यवाणियों में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी या नहीं, या कब गिर सकती है, नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीतेंगी या नहीं, और वाजे कांड में क्या होगा, ईमानदारी के मामले में मिलेनियल्स और जनरेशन जेड के सदस्यों की सोच क्या है और उसका क्या असर हो सकता है किसी देश के भविष्य पर। यह है यूथ डायरेक्ट खंड में आज का चर्चा का विषय। साथ ही आज के शो में होंगे कारगर सुझाव सेल्फ डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट के बारे में, एवं जिंदगी के फलसफों से ढूंढ निकालेंगे कुछ काम की बातें। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जब मैं YouTube पर राजनीतिक मुद्दों पर ज्योतिषियों को भविष्यवाणियां करते हुए सुनता हूं, तो मुझे वे ज्योतिषविद से ज्यादा राजनीतिक समीक्षक लगते हैं। भविष्यवाणियों में किंतु परंतु की भरमार दिखती है। यहां तक कि ऐसे सर्वविदित वाक्य भी सुनने को मिलते हैं, जैसे अगर फला नेता समझदारी से काम करे तो दिक्कत नहीं आएगी, फला नेता अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दे। तब मुझे लगा कि ग्रह नक्षत्र आदि के बारे में बिना ज्यादा जाने भी मैं अच्छी खासी भविष्यवाणियां कर सकता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं कि किस नेता का मुंथा कहां है, किस नेता की कौन सी अंतरदशा चल रही है, लग्नेश कहां है और भाग्येश की स्थिति क्या है, राहु कौन सी राशि में गया और गुरु का गोचर कहां हो रहा है, वगैरह वगैरह। सिर्फ भविष्यवाणियां करूंगा। शुरू करते हैं उद्धव ठाकरे की सरकार की भविष्यवाणी के साथ। ठाकरे की सरकार कब तक चलेगी, इस बारे में तथाकथित ज्योतिषियों की सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। इनफैक्ट तमाम ज्योतिष अपनी अपनी भविष्यवाणी बदलते चले जा रहे हैं, बगले झांकते नजर आ रहे हैं। खैर, उनकी भविष्यवाणियों को गोली मारी, मेरी भविष्यवाणी सुनिए। उद्धव ठाकरे की सरकार तब तक नहीं गिरेगी जब तक शरद पवार महाशय का स्वास्थ्य ठीक चलेगा, दिमाग सही काम करेगा, और वो नहीं चाहेंगे कि सरकार गिरे। बीजेपी राजनीतिक शतरंज में पवार बाबू से एक बार बुरी तरह मात खा चुकी है, इसलिए बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगी। वर्तमान सरकार की तभी गिरने की संभावना बनेगी जब पवार बाबू को लगेगा कि उनकी पार्टी या महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का कोई इंपॉर्टेंट मंत्री पूरी तरह से फंस चुका है, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती तब तक देशमुख, परमबीर और दूसरे नेताओं की नौटंकी जारी रहेगी, कोविड की बातें चलती रहेंगी और पब्लिक बेवकूफों की तरह देखती रहेगी। इस बीच अपना धंधा चलाने के लिए कुछ लोग सनसनीखेज हेडलाइन वाले थंबनेल लगाकर कुछ भी बकवास भर के अपना माल बेचते रहेंगे YouTube पर। तो याद रखिएगा, ठाकरे सरकार के बारे में की गई इस भविष्यवाणियों को कुछ दिनों के बाद हम फिर से देखेंगे कि यह भविष्यवाणी कहां तक सही या गलत साबित हुई। अब चलते हैं बंगाल की ओर। नंदीग्राम में क्या होगा, किसकी जीत होगी। देखिए, नंदीग्राम में चुनाव के बारे में सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहेंगे कि किसी भी उम्मीदवार की 50,000 या उससे अधिक वोट से जीत नहीं होगी। मामला काफी करीबी रहेगा। अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नंदीग्राम में अगर हिंदू बड़ी संख्या में वोट देने में कामयाब हुए हैं तो शुवेंदु अधिकारी के जीतने की संभावना पक्की है। मुस्लिम वोट भारी संख्या में ममता बनर्जी के पक्ष में गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ममता बनर्जी के मन में हल्का सा आभास हो रहा है कि उन्हें किसी और जगह से भी चुनाव लड़ना चाहिए था, तो वो एकदम गलत नहीं होगा। यदि इस समय किसी और जगह से नामांकन पर्चा भरना संभव हो तो भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनकी पार्टी का मनोबल टूटेगा। जरूरत पड़ी तो वो बाद में किसी सेफ सीट से जीतकर विधानसभा पहुंच सकती हैं। ये तो थी ममता बनर्जी के बारे में भविष्यवाणी। अब रुख करते हैं एंटीलिया केस की ओर, जिसमें सचिन वाजे से लगातार पूछताछ चल रही है। रोज एक नई गाड़ी के बरामद होने की खबरें सुनने में आती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा मामला बस वाजे के चारों ओर ही घूम रहा है, उसी में टीवी चैनल और लोगों का टाइम पास हो रहा है। लेकिन असली मुद्दे की बात यह है कि कथित वसूली का इतना बड़ा कांड वाजे अकेले अपने ही दम पर कर रहा था क्या? वाजे खुद के दम पर पुलिस मुख्यालय में तमाम गाड़ियों को पार्क कर रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर उसके पिताश्री की है क्या? क्या ये बातें हजम होती हैं? कतई नहीं। तो फिर किसके दम पर यह कथित वसूली कांड चल रहा था वाजे के जरिए? तार कहां तक और किस किस व्यक्ति तक जाते हैं, ये हैं असली सवाल।
भारतीयों को उम्मीद होगी कि एनआईए इन सवालों का जवाब ढूंढने में कामयाब होगी। इस वक्त आपके मन में तुरंत यह सवाल उठना चाहिए कि अगर एनआईए को इन सवालों का जवाब मिल जाता है तो क्या ठाकरे सरकार मुश्किल में आएगी? क्या यह सरकार गिर सकती है? क्या बड़ी मछलियां बेनकाब होंगी? तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले बताया आज के एपिसोड में। महाराष्ट्र में तभी कुछ नाटकीय होगा जब पवार बाबू को लगेगा कि ठाकरे सरकार का टूटना उनके और उनकी पार्टी के हित में है। जब तक उनको ऐसा नहीं लगता तब तक कुछ भी सनसनीखेज नहीं होगा। बस यही नौटंकी चलती रहेगी जो भारत के लोग रोज टीवी पर देख रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। और एक बात, ऐसे संकेत भी नहीं मिलते जिसमें यह लगे कि दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज भी कुछ बिगाड़ पाएंगे ठाकरे सरकार का, जब तक पवार बाबू न चाहें। पवार बाबू क्या चीज है, शायद सिर्फ मोदी बाबू ही जानते हैं। तो एंटीलिया केस पर आज इतना ही। आने वाले एपिसोड्स में आपको अपडेट देते रहेंगे। अब यूथ डायरेक्ट, इस वार्ता खंड में हम ये चर्चा करेंगे कि ईमानदारी के मामले में मिलेनियल्स और जनरेशन जेड पीढ़ी के सदस्यों का क्या नजरिया है। कुछ स्टडीज से ऐसा आभास होता है कि ईमानदारी के मामले में मिलेनियल्स अपने पहले की पीढ़ियों से थोड़ा कमजोर है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ईमानदारी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने में उतनी आपत्ति नहीं। दूसरी ओर जनरेशन जेड के सदस्यों को 3 बातें मुख्य रूप से पसंद हैं: ईमानदारी, दयालुता और न्याय। तो ईमानदारी के पहलू के बारे में जानना भारत के संदर्भ में क्या मायने रखता है? भारत के लिए इस पहलू के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में मिलेनियल्स की संख्या करीब 43 करोड़ बताई जाती है, यानी जनसंख्या की 33%। अगर जनसंख्या के इतने बड़े तबके में ईमानदारी की जड़ें मजबूत न हो तो वो देश के लिए खतरे की घंटी होगी। ईमानदारी और एथिक्स, जिसे आचार नीति भी कहा जाता है, अगर ये किसी देश में उतना मजबूत न हो तो उसका असर लगभग हर क्षेत्र में पड़ता है, रोज की जिंदगी से लेकर किसी वस्तु की क्वालिटी तक। ईमानदारी किसी दुकान में नहीं मिलती। बच्चे इसे बड़ों को देखकर और समाज में चल रहे ढर्रे को देखकर सीखते हैं। इसलिए अगर भारत में रोज करप्शन, वसूली, अंडरवर्ल्ड की बातें सुनने को मिलती रहें तो ईमानदारी की सोच कैसे मजबूत होगी युवा वर्ग में? लोगों के मन में बस यही विचार उठेगा कि भाड़ में जाए ईमानदारी और एथिक्स। ऐसी सिचुएशन किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती। ध्यान रहे, जापान और विकसित पश्चिम देशों में एथिक्स पर काफी जोर दिया जाता है। इस पर गौर करने की जरूरत है। इस विषय में आपका क्या विचार है? अब बातें सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को और बेहतर बनाने के बारे में। आज का सुझाव, एथिक्स या आचार नीति के प्रति विश्वास जगाइए। एथिक्स एक किस्म से सिद्धांतों का एक धरोहर होता है जो हमें सही और गलत, अच्छाई और बुराई के बीच फर्क बताता है। जीवन में हमें अक्सर महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं और हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हमारे द्वारा लिए गए फैसले हमारी जिंदगी को अच्छा या घटिया बनाने की दृष्टि से बहुत मायने रखते हैं। एथिक्स हमें सही फैसले लेने में सहायता करते हैं। इसलिए एथिक्स के महत्व को समझिए और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप एथिक्स के राइट साइड पर रह सकें, न कि रॉन्ग साइड पर। टीवी सीरीज में या फिल्मों या वेब सीरीज इत्यादि में अक्सर जो दौलत का पाठ देखने को मिलता है, उससे युवा वर्ग के सदस्य गलत नजरिए फॉर्म कर लेते हैं अक्सर, और एथिक्स को एक फालतू चीज समझने की भूल कर बैठते। ऐसी गलती आप न करें। आपका क्या विचार है इस विषय में, हमें अवश्य बताएं। अब अपने करियर को सुधारने की बातें, एथिक्स और ईमानदारी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑनेस्टी और एथिक्स में विश्वास करने वाला व्यक्ति बनिए। ऑनेस्टी का एक बहुत बड़ा लाभ है, जब आप ईमानदार होते हैं तो सिंसियरिटी आपके अंदर से झलकती है। आप अपने जीवन में एक समान रूप से, कंसिस्टेंट रूप से व्यवहार करते हैं। ये आपकी एक ताकत बन जाती है, चाहे निजी जीवन हो या फिर सार्वजनिक जीवन।
लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी क्षेत्र में करप्शन का माहौल मौजूद है तो वहां ईमानदार रहना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पानी में रहते हुए मगर से बैर करना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में कोई सीधा और सरल समाधान नहीं होता, ना ही कोई सजेशन देना आसान होता है। आपको खुद तय करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कोई रास्ता निकलता है या नहीं। भारत में शायद माहौल बदल रहा है, शायद ईमानदारी पर ज्यादा और बेईमानी पर कम तवज्जो हो। अगर मिलेनियल्स और जनरेशन जेड के सदस्य सब मिलकर ईमानदारी का माहौल बनाने की ओर जोर शोर से लग जाएं, तो भारत में अच्छा बदलाव अवश्य आएगा। और अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। 19वीं सदी में स्कॉटलैंड के इतिहासकार, शिक्षक, फिलोसोफर, गणितज्ञ टॉमस कार्लाइल ने कहा है कि मेक योरसेल्फ एन ऑनेस्ट मैन एंड देन यू मे बी श्योर देयर इज वन लेस रास्कल इन द वर्ल्ड। अर्थात खुद को एक ईमानदार व्यक्ति बनाइए। ऐसा हो जाए तो आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि दुनिया में एक कमीना कम है। अगर कार्लाइल आज की तारीख में जिंदा होते तो दुनिया में कमीनों की इतनी बड़ी तादाद को देखकर शायद खुदकुशी कर लेते। अगर आपको डेली लाइफ में इस बात का डर सताता रहे कि क्या फलां चीज की क्वालिटी ठीक है, क्या यह व्यक्ति सही दाम बता रहा है, क्या मुझे बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है, तो आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी, गुस्सा आता होगा। क्या आप आम व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं? किसी देश के समाज में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जापान, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड आदि देशों में लोगों को यह डर नहीं सताता मोस्ट ऑफ द टाइम। बुरा मत मानिएगा, भारत समेत दक्षिण एशिया के देशों को अभी इस मामले में काफी दूरी तय करनी पड़ेगी। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। किसी खास आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा। साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिए। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।